चलो, है ऑडियो वीडियो क्लियर सबको? यस सर। सो हम डिस्कशन कर रहे थे कि सर्कुलर मोशन में जो फोर्सेस होते हैं, कल हमने उनका डिस्कशन शुरू किया था, ठीक है। एंड बेसिकली एज पर आवर डिस्कशन जो फोर्सेस थे हमने वो दो टाइप के देखे थे। फर्स्ट वन था दैट वाज सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेकंड वन था दैट वाज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब कंडीशन क्या होती है, देखो कि ये दोनों जो फोर्सेस है इनका मैग्नीट्यूड जो है वो सेम होता है, बस वो डिफर करते हैं दो कंडीशन में। एक तो उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होती है एंड उसके साथ सेंट्रीपिटल जो है वो रियल फोर्स होता है एंड जो सेंट्रीफ्यूगल होता है ये होता है स्यूडो फोर्स। मतलब ये स्यूडो फोर्स को कोई ना कोई आके वहां पे प्रोवाइड करेगा, ऐसे नहीं होगा, ये अपने आप इंड्यूस्ड होता है। कौन उसको अप्लाई कर रहा है इसके बारे में हमें कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं होती है। एंड हमने देखा था कि ये फोर्स कैलकुलेट करने के लिए बेसिकली हम एम इंटू आर इंटू ओमेगा स्क्वायर या फिर एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर या फिर एम इंटू वी इंटू ओमेगा, इसमें से अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मतलब क्या गिवन है एंड क्या कैलकुलेट करने को बोला है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब यहाँ पे ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के सारे एप्लीकेशंस हमने देखे थे। कल के एसबीटी में क्वेश्चंस भी थे, एक सेपरेट वर्कशीट भी थी, उसमें भी सेम टाइप का डेटा था। तो एक दो क्वेश्चन करते हैं, देन उसके एप्लीकेशंस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन में बोला है कि इफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 मीटर is rotated in a circular path, if a stone of mass 2 kg is attached to it and it is moving with velocity of 20 meter per second, then tension in the string will be। तो जो स्ट्रिंग है उसमें जो टेंशन रहेगा वो कितना होगा ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। कर सकते हैं अभी सवाल। देखो कल एसबीटी में सेम टाइप के क्वेश्चंस थे, तो आपको मालूम है कि ये क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है। कंडीशन क्या है कि स्ट्रिंग की जो भी लेंथ होगी वो यहाँ पे सर्कल की क्या बनेगी, ये आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। चलो बोलो क्या होगा, जो स्ट्रिंग की लेंथ है वो सर्कल की क्या होगी, रेडियस। यानी यहाँ पे आपको रेडियस गिवन है 2 मीटर। देन स्टोन का जो मास है वो आपको गिवन है एज ए 2 kg। यहाँ पे ये मास बोला है जिस वेलोसिटी से उसको अपन रोटेट कर रहे हैं वो दिए आपको 20 मीटर पर सेकेंड। तो इस केस में जो लीनियर वेलोसिटी है v, इट इज गिवन एज 20 मीटर पर सेकेंड। तो बेसिक के ऊपर जो एक्ट होने वाला सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे टेंशन इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा। ये हमने कल ही देखा था, कीर्ति करेक्ट है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे F इक्वल्स टू T इक्वल्स टू बनेगा mv स्क्वायर अपॉन r। तो ये m 2 है r2 है, कैंसिल होंगे, तो v का स्क्वायर मतलब फोर्स बन जाएगा 400 न्यूटन। इस तरह से आपको एक क्वेश्चन दिया है, अ कॉइन is placed on a rotating disc at a distance of meter from center of disc if disc is rotating at maximum angular speed of 80 radian per second
एंड कॉइन इज नॉट स्लिपिंग, कॉइन वहां पे स्लिप नहीं हो रहा है, मतलब घसर नहीं रहा है, जहां पे रखा था वहीं पे है, देन आपको बोला गया है कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन कॉइन एंड डिस्क। देखो एकदम सिंपल क्वेश्चन है, कल भी एसबीटी में था, उससे पहले भी आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर चुके हो। हमें ज्यादा क्वेश्चन के ऊपर थिंक करना नहीं है, जो डेटा दिया है और डेटा देने के बाद हम सिंप्लीफाई कैसे करते हैं उसके अकॉर्डिंग हमें बस प्रोसेस फॉलो करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो कॉइन हमने डिस्क के ऊपर रखा है वो कॉइन जो है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, एंड अगर कॉइन सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा मतलब ये इस तरह की केस है, ये कॉइन दिया है आपको, सॉरी ये डिस्क है, ये एक्स ऑफ रोटेशन है, एंड यहाँ पे आपको बोला है इतने डिस्टेंस पे ये कॉइन रखा है जो इस पाथ पे सर्कुलर मूव करता है। तो अगर कॉइन को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, और यहाँ पे डेटा आपको इन टर्म्स ऑफ एंगुलर वेलोसिटी दिया है। देखो यहाँ पे ओमेगा दी है रेडियन पर सेकंड में, और ये रेडियन पर सेकंड में देने की वजह से हम यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स आर ओमेगा स्क्वायर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। लेकिन कंडीशन क्या थी कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा से कोई ना कोई एक्सटर्नल एजेंसी प्रोवाइड करेगी। तो मुझे बोलो इस केस में जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो कौन प्रोवाइड करेगा, बोलो कौन प्रोवाइड, frictional force, centripetal force will be provided by frictional force। इसलिए यहाँ पे एम आर ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू हमें लिखना पड़ेगा म्यू इंटू एम इंटू जी। अब फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला कल के लेक्चर में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिया था कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है वो होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। तो इस इक्वेशन में दोनों साइड में एम एम कैंसिल हो जाएंगे, हमें चाहिए म्यू, तो म्यू का फॉर्मूला बनेगा आर इंटू ओमेगा स्क्वायर अपॉन जी। यहाँ पे आपको रेडियस दिए 8 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे सेंटीमीटर का अगर मीटर में कन्वर्जन करेंगे तो वो बनेगा टू 10 की पावर -2। ओमेगा का स्क्वायर करना है, ओमेगा 80 है तो 8 का स्क्वायर बनेगा 64, एक जीरो के बनेंगे 2 जीरो, यानी ये बनेगा 10 की पावर +2, और ये डिनोमिनेटर में 10 एज इट इज, ये +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे 51.2 ये हमें म्यू मिलेगा, और ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को जो है कुछ भी यूनिट नहीं होता है, ठीक है। कीर्ति करेक्ट है, सनी एक बार चेक कर 5.2 आता है या 52 आता है। चलो एक क्लियर सबको। तो इस तरह के क्वेश्चन जो है आपने कल एसबीटी में और सेपरेट वर्कशीट में भी सॉल्व किए थे। अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज के लेक्चर में हमें जो है यहाँ पे एप्लीकेशन देखना है इस सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस का, ठीक है। तो इस एप्लीकेशन को देखने के लिए हम यहाँ पे एक बेसिक पॉइंट इंट्रोड्यूस करेंगे कि मोशन ऑफ कार बोलो या फिर व्हीकल बोलो along horizontal curve road, मतलब कोई भी कार है या फिर ट्रक है, कोई भी व्हीकल, बस यहाँ पे टू व्हीलर्स को अपन इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे वो मैं लास्ट में बोलता हूँ। तो साइकिल एंड मोटरसाइकिल छोड़ के कोई भी अगर व्हीकल है जो सर्कुलर टर्न परफॉर्म कर रही है, जैसे कि एक सर्कुलर टर्न है यहाँ पे, और ये हॉरिजॉन्टल रोड मैंने बोला है। हॉरिजॉन्टल रोड मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल छोड़ के दूसरा क्या होता है इसके ऊपर भी अपन आएंगे। तो यहाँ से ए से लेके बी तक जो है सर्कुलर टर्न है, एंड इस सर्कुलर टर्न के ऊपर यहाँ पे एक व्हीकल है, और इस व्हीकल को क्या करना है, अपनी मोशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से ये व्हीकल जाएगी ए से लेके बी तक। तो इसका मतलब क्या होगा, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन व्हीकल is traveling from A to B, it is actually performing circular motion,
देखो कंडीशन क्या है कि कोई भी बॉडी, फिर वो व्हीकल है, ट्रेन है, एरोप्लेन है, कुछ भी हो, वो अगर सरकमफरेंस ऑफ द सर्कल यानी सर्कुलर पाथ के अलावा अगर मूव होती है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करती है। तो यहाँ पे भी वही कंडीशन है। ये जो व्हीकल हमने यहाँ पे इतनी भारी ड्रॉ की है, तो ये व्हीकल भी ए से लेके बी तक जाने वाली, मतलब ये हॉरिजॉन्टल लेकिन सर्कुलर पाथ पे ट्रेवल करने वाली है, यानी यहाँ पे बॉडी इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसका मतलब हम यहाँ पे सर्कुलर मोशन ऑफ द कार कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, हमें पहले से मालूम है कि फॉर एवरी टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन, फॉर every type of circular motion there is requirement of a force। कौन सा फोर्स? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसका मतलब यहाँ पे भी अगर कार को अपना टर्न कंप्लीट करना है, तो वहां पे भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर्ड जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है उसकी रिक्वायरमेंट होगी। लेकिन यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स अगर रियल फोर्स है, तो कौन प्रोवाइड करेगा उसको? विच इज प्रोवाइडेड बाय, क्या लिखो आगे? फ्रिक्शन। वेरी गुड, कल ही डिस्कस कर चुके हैं अपन ये कि इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय होता है फ्रिक्शनल फोर्स बिटवीन टायर्स एंड सरफेस ऑफ रोड। और इसीलिए रोड जो है अपन स्मूथ नहीं बनाते हैं, एज वेल एज टायर जो है वो भी स्मूथ नहीं होते, उसमें पर्टिकुलर फ्रिक्शन प्रोवाइड करने के लिए खड़बड़ी स्ट्रक्चर वहां पे मेंटेन किया जाता है। ठीक है, तो जो स्टेटमेंट में लिखा था उसी को हम यहाँ पे ऐसे इक्वेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि हियर सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स। अब इसके बाद में जो बातें मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं उसको ध्यान से सुनो, क्योंकि इस डिस्कशन के बाद मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और एकदम कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा, एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दैट एटलीस्ट सब लोग नहीं लेकिन 2-4 लोग तो भी उसकी करेक्ट आंसर देने चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम करेंगे इसकी वैल्यू पुट। तो वैल्यू पुट करने से क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, इसका फॉर्मूला है m इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर। फ्रिक्शनल फोर्स का फॉर्मूला वही हर बार जो होता है म्यू इंटू एम इंटू जी। ये इक्वेशन कैसे आया, यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। जिसमें हम बोल सकते हैं कि m मतलब क्या होगा? मास ऑफ व्हीकल जो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है। ठीक है, v का मतलब होगा वेलोसिटी विथ विच व्हीकल इज मूविंग और परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। ठीक है, देन जी का मतलब तो मालूम है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। म्यू का मतलब फिर से कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। तो अब यहाँ पे देखो सिंपल, अगर इस इक्वेशन को हमें सिंप्लीफाई करना है तो दोनों साइड में m है, m अगर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे मुझे v इक्वल्स टू एक्सप्रेशन मिलता है जो होता है म्यू इंटू आर इंटू जी। अभी एक्सप्रेशन कहाँ से आ गया, ये सबको क्लियर हो रहा है? v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी। यस सर। यस ओके, सर। अब यहाँ पे v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी, ये एक्सप्रेशन मिल गया। तो इस एक्सप्रेशन में जो v दिखता है इसको बोला जाता है मैक्सिमम स्पीड at which vehicle can complete turn। यानी ये v max है, इससे अगर हम स्पीड को अगर बढ़ाएंगे तो वहां पे व्हीकल जो है वो सर्कुलर पाथ पे अपनी मोशन परफॉर्म कर नहीं पाती है। ठीक है, आप अगर औरंगाबाद के बाहर गए होंगे तो आपको दिखाई देगा जहां पे भी हाईवे पे टर्न होता है, टर्न के बाजू में एक सर्कुलर पार्टी होती है और वहां पे ऐसे कुछ नंबर दिखाई देते हैं 20, 40, 60 ज्यादातर होता नहीं है, 40, 50 तक होता है। वहीं पे अगर आप मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे जा रहे हो तो वहां पे हमें टर्न पे 60 या फिर मैक्स टू मैक्स 80 तक के नंबर दिखाई देते हैं, एंड वो नंबर मतलब होती है लिमिटिंग स्पीड जो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले में लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये वी मैक्स मतलब क्या हो गया, हम इसको लिमिटिंग स्पीड भी बोल सकते हैं, लिमिटिंग स्पीड।
अब इसका मतलब क्या होता है, देखो फिर से वो बात मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर कोई भी व्हीकल है व्हाइल टेकिंग ए टर्न, यहाँ पे टर्न लेते टाइम अगर ये व्हीकल ने गिवन स्पीड को अगर एक्सीड किया तो ये व्हीकल है टर्न कंप्लीट नहीं कर पाती है। और व्हीकल टर्न कंप्लीट नहीं कर पाती मतलब क्या होता है, ये व्हीकल यहाँ पे जाके ऐसे इस साइड में जाके पलटी हो जाती है। उसका अपन बोलते हैं क्या, क्या बोलते हैं उसको, टॉपल हो जाती है। टॉपल हो जाती है मतलब समझता ना, पलटी हो जाती है, ठीक है। और वहां पे सर्कुलर मोशन कंप्लीट नहीं होती है। कब, अगर इस स्पीड को एक्सीड करेंगे तब। सबको क्लियर है फिर? Yes, sir. गुड मॉर्निंग। ओके, तो मैक्सिमम स्पीड विथ विच अ व्हीकल कैन टेक अ टर्न कहाँ पे, अलोंग हॉरिजॉन्टल रोड। इसके लिए फॉर्मूला है Vmax इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी। अब यहाँ पे एकदम सिंपल सा मेरा क्वेश्चन है, सब लोग एकदम ध्यान से सुनेंगे, उसके ऊपर 1 मिनट तक थिंक करेंगे और फिर मुझे कुछ ना कुछ वहां पे रिप्लाई देंगे, आंसर बोलेंगे। कंडीशन क्या है, देखो कि यहाँ पे जो हमने स्पीड देखी है उसका फॉर्मूला है, फिर से लिखता हूँ, v इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी। और हम ऊपर डिस्कस कर रहे थे कि अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से व्हीकल अगर टर्न ले रही है तो वो टॉपल हो जाएगी और वहां पे पलटी हो जाएगी, मतलब वो टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पे इस सारे डिस्कशन के बाद मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने यहाँ पे v को बढ़ाया मतलब मैंने किसको बढ़ाया, स्पीड को बढ़ाया। अगर स्पीड बढ़ेगी इसका मतलब कौन बढ़ेगा, इसका मतलब mv² अपॉन आर बढ़ेगा। एंड mv² अपॉन आर बढ़ेगा इसका मतलब कौन बढ़ेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा। तो अगर सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है तो वही तो रिक्वायरमेंट होती है सर्कुलर मोशन की। सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है मतलब है। एंड जब तक सेंट्रीपिटल फोर्स है तब तक बॉडी को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने से कोई नहीं रोक सकता। तो फिर भी ये व्हीकल के केस में ऐसा क्या हो रहा है कि जहां पे हम अगर स्पीड बढ़ाएंगे, स्पीड बढ़ाने से यहाँ पे mv² अपॉन आर बढ़ेगा, mv² अपॉन आर बढ़ने से सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ेगा, लेकिन फिर भी हमारी कार वहां पे टर्न कंप्लीट नहीं कर पाएगी। पहली बात ये है, क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर बाद में दो। मैंने जो बोला, हाँ सर। मैंने जो कंडीशन एक्सप्लेन की, सेटिस्फाई कर रहे सब लोग? Yes, sir. मतलब नॉर्मल केस है ना, अपन 2 दिन से वही डिस्कस कर रहे हैं कि सर्कुलर मोशन परफॉर्म होने के लिए रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की। सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, तभी सर्कुलर मोशन परफॉर्म होती है। यहाँ पे तो वही देखा हमने कि अगर बॉडी मोशन में है तो हमने v को अगर बढ़ाया, इस म्यू आर जी, रूट ऑफ म्यू आर जी से जो वैल्यू आती है उसके बियॉन्ड बढ़ाया, तो वहां पे स्पीड बढ़ेगी। स्पीड बढ़ रही है मतलब mv² अपॉन आर बढ़ रहा है, mv² अपॉन आर बढ़ रहा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ रहा है, तो अच्छा है ना। प्रॉब्लम कहाँ पे हो गया, वो व्हीकल जो है वो क्या बोलेंगे हम उसको, टॉपल क्यों कर रही है, वो एक्सीड, स्पीड एक्सीड करने के बाद वहां पे पलटी क्यों हो रही है, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? सर वो सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स से बैलेंस नहीं हो रहा है क्यों नहीं बैलेंस हो रहा है? सर, क्योंकि हम सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं ना। तो मुझे क्या बोलना है, ठीक है, अब कीर्ति ने जो बोला वो भी बात सही है। हमने सेंट्रीपिटल बढ़ाया तो सेंट्रीपिटल बढ़ाने से ये जो कार ट्रेवल कर रही है, सेंट्रीपिटल मतलब ये इधर सेंटर होगा, ये यहाँ से यहाँ तक रेडियस है। तो ये कार अगर सेंट्रीपिटल बढ़ रहा है तो कार पलटी होनी चाहिए थी, लेकिन पलटी होते टाइम ये इस साइड होनी चाहिए थी। लेकिन आपको मालूम होगा टर्न अगर ऐसा है तो ये बाहर के साइड में कार हमेशा से पलटी होती है। फिर ऐसे क्यों हो गया? अगर सेंट्रीपिटल बढ़ रहा है जैसे कीर्ति ने बोला वो करेक्ट ही है, तो वहां पे कार पलटी इस साइड में होनी चाहिए थी। लेकिन कीर्ति वैसे होता नहीं है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल जो है ना वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो अपने आप बढ़ी जाता है क्लियर? यस सर। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? आंसर नहीं दिया तो भी चलेगा, एटलीस्ट क्वेश्चन समझ में आ रहा है। हाँ कंफ्यूजिंग सर। है ये पॉइंट? एंड आपको इस तरह का पार्ट सोचने की आदत डालनी बेटा, ठीक है ना। एक कंसेप्ट क्लियर हो गई, नेक्स्ट टाइम जब उसको अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो वो क्या प्रॉब्लम है वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। सो कीर्ति का तो हो गया, और किसी का कुछ कंक्लूजन? सबके पास दिमाग है, दिमाग में ब्रेन है, ब्रेन और चालू भी है, इसका मतलब एवरीवन कैन आंसर। चलो, वैष्णवी, तन्विशा, युवराज, सुप्रिया, सनी, शुभम, शंतनु, श्रावण, ऋतु,
प्रसाद, प्रणीता, पायल, मयूरी, खुशी, कार्तिक, कल्याणी। अरे बोलो, कोई तो बोलो। ईश्वरी तू बोल, जान दे, कोई नहीं बोल रहा है। अजिंक्य, नो वन। नहीं तो बोलो, नहीं आता है ये तो बोलो। अरे सर हाँ, सर ते क्वेश्चनच इमॅजिन नाही होते, तुमचा क्वेश्चन कळतच नाही इमॅजिन करायला. ठीक आहे, मग आता काय आन्सर देणार त्याचा, आहे की नाही? जर असं होत असेल तर इट्स ओके, कोई इश्यू नहीं। अगर क्वेश्चन जो मैंने बोला है वही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर आंसर आएगा नहीं, ठीक है? तो ये अगर सेम सिचुएशन तो कोई इश्यू नहीं। शिवम, शिवम, देव, तेजस, सर रोड किंवा टायर मध्ये खराबी असेल. रोड किंवा टायर मध्ये फरक असेल, खराब असेल दोन्ही पैकी एक. खराब त्यामुळे असल्याने काय होणार आहे? मीन्स मग ते टायर स्मूथ फुटून गाडी पलटी होईल असं म्हणायचं असेल. तुला? ती नहीं, कंडीशन इमेजिन स्मूथ नहीं करेगा। असेल. हम सिर्फ जो है ना टॉपिक के इस फोर्स के कंसर्न में बात कर रहे हैं। फिर से अगेन इन शॉर्ट में मेरा डिस्कशन रिपीट करता हूँ कि बेसिकली हमने जो डिस्कशन आज शुरू किया है वो है एप्लीकेशन ये सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस के, जिसमें हमने देखा कि अगर इस सर्कुलर पाथ के ऊपर अगर कार को या फिर किसी भी व्हीकल को टर्न कंप्लीट करना है तो उसको सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है। अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करनी है तो वहां पे रिक्वायरमेंट होती है सेंट्रीपिटल फोर्स की, लेकिन सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो प्रोवाइड करने वाला यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है। इसलिए हमने एक्सप्रेशन लिखा mv²/r इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम इंटू जी। तो यहाँ पे हमने एम एम कट कर दिए, कैंसिल कर दिए, और इनको कैंसिल करने के बाद मुझे लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द स्पीड के लिए एक्सप्रेशन मिल गया √μ/r/g। और इस स्पीड को हमने बोला कि मैक्सिमम स्पीड है, इसके बियॉन्ड अगर व्हीकल ट्रैवल करेगी तो वो टॉपल हो जाएगी, उसका एक्सीडेंट हो जाएगा, पलटी हो जाएगी, मतलब वो सर्कुलर पाथ पे टर्न कंप्लीट नहीं कर सकती अगर इस स्पीड से ज्यादा स्पीड से व्हीकल टर्न लेगी तो। ये हमारा पॉइंट था और वो एक्चुअल पॉइंट है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ये एक्चुअल फॉर्मूला है हॉरिजॉन्टल रोड पे मैक्सिमम स्पीड के लिए। तो यहाँ तक ये कंप्लीट हो गया था। जो अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमें एप्लीकेशन दी है वो एज इट इज ऐसा ही दिया है, और इसको समझने के लिए कुछ मतलब एफर्ट्स लेने की जरूरत नहीं है। कल जो एक्सप्रेशन देखे थे वही है, फॉर्मूले पुट किए और हमें उसको सिंप्लीफाई करके थोड़ा अलग सा फॉर्मूला यहाँ पे मिला है। तो अब कंडीशन क्या है कि इससे रिलेटेड मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ गया कि अगर अपन यहाँ पे v को बढ़ा रहे हैं, वेलोसिटी को बढ़ा रहे हैं, तो वेलोसिटी के बढ़ने से बढ़ेगा कौन? mv²/r बढ़ेगा, क्योंकि इसी फॉर्मूले में v आता है ना। तो वेलोसिटी बढ़ गई मतलब ये v बढ़ गई, v बढ़ गई मतलब इसका तो स्क्वायर है, तो ये mv²/r भी बढ़ जाएगा। अगर ये बढ़ जाएगा तो वहां पे सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ जाएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ने के बाद प्रॉब्लम क्यों आ रहा है, ये मेरा क्वेश्चन था, ठीक है? तो आप सब लोगों ने सोचा, कुछ लोगों को क्वेश्चन इमेजिन नहीं हो रहा था इसलिए मैंने रिपीट कर दिया। कीर्ति ने भी आंसर दिए, बहुत अच्छे से दिए, और बाकी लोग भी 2 मिनट के लिए एटलीस्ट सोच तो रहे थे, वही पार्ट यहाँ पे इंपॉर्टेंट था। अब कल के लेक्चर को एंड इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। कल के लेक्चर में मैं इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस कर रहा था कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज अ रियल फोर्स। इट मीन्स, इसका मतलब क्या होगा? इट इज टू बी प्रोवाइडेड बाय एक्सटर्नल एजेंसी। कोई तो एक्सटर्नल एजेंसी होगी जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करती है। हो गया था ये कल? yes. तो हम जो एक्सप्रेशन यहाँ पे देख रहे थे कि mv²/r इज इक्वल्स टू μmg, ये केस होती है रोड पे। अब ये जो एक्सप्रेशन है ना mv²/r, इसको अपन बोलते तो सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं होता है। ये क्या होता है? ये होता है रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होता है? रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ में आ रहा है? क्योंकि ये खुद को तो प्रोवाइड नहीं कर सकता, इसको प्रोवाइड करेगा ये RHS वाली टर्म। तो ये कितनी रिक्वायरमेंट है बस यहाँ पे ये शो करता है। समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आइडिया आ रहा है कुछ? यस सर। इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं स्पीड को बढ़ाऊंगा, यहाँ पे लिख देता हूं कि व्हेन v इंक्रीजेस,
सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं बढ़ रहा है, क्या बढ़ रहा है? रिक्वायरमेंट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स इज इंक्रीजिंग। सब एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? यस सर। यस सर। लेकिन अब क्या होगा देखो, बट हियर फ्रिक्शनल फोर्स इज कांस्टेंट। अगर फ्रिक्शनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा तो उससे क्या होगा? Therefore, requirement of centripetal force is not fulfilled by फ्रिक्शनल फोर्स। आ रहा है पॉइंट दिमाग में कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट थी वो फ्रिक्शनल फोर्स यहाँ पे फुलफिल नहीं कर रहा है। क्लियर? यस सर। बट एट द सेम टाइम क्या हो रहा है? बट जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इज ऑलवेज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। यानी इसकी जो वैल्यू है वो भी कितनी होगी? mv²/r होगी। लेकिन ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को फर्क नहीं पड़ता है कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स था उसको कोई फुलफिल कर रहा है या नहीं कर रहा है। यानी कि अब कंक्लूजन पे आ रहे हैं अपन कि जब मैं ये बोल रहा था कि व्हेन वी एक्सीड्स वैल्यू ऑफ Vmax, centripetal force remains same, but centrifugal force increases, and therefore net force experienced by vehicle will be in the direction of centrifugal force। अब आ गया दिमाग में? यस नो? जिनको नहीं आया होगा वो क्या करेंगे, मैंने पूरा पॉइंट टू पॉइंट आपको लिख के दिया है, इसको नंबर ऑफ टाइम्स रीड करके लिख के देखेंगे तो आपको एक्चुअल में ये समझ में आएगा कि हम अगर ये Vmax इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू आर जी जो है इससे अगर स्पीड की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वहां पे होगा क्या कि सेंट्रीपिटल फोर्स बढ़ नहीं सकता क्योंकि वो बेचारा दूसरों के ऊपर डिपेंड करता है और उसको प्रोवाइड करने वाला जो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है वो कांस्टेंट है, इसलिए वो उतना ही रहेगा। लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो बढ़ जाएगा, वो तो स्यूडो है, उसको किसी की जरूरत नहीं है। तो वो सेंट्रीफ्यूगल अगर सेंट्रीपिटल से ज्यादा हो गया तो वो व्हीकल को अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा। अब यहाँ पे देखो अपने डायरेक्शन में लेके जाएगा मतलब यहाँ पे हमें मालूम है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये अवे एक्ट होता है। तो जैसे व्हीकल यहाँ पे आएगी तो ये व्हीकल टेंजेंशियल डायरेक्शन में, आउटवर्ड डायरेक्शन में, रेडियस के सेंटर से अवे मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के डायरेक्शन में ट्रेवल करेगी और पलटी हो जाएगी, टॉपल हो जाएगी और वहां पे एक्सीडेंट हो जाएगा। क्लियर? यस सर। तो यहाँ पे हमें ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा था कि इतनी कम स्पीड में, मतलब इमेजिन करो कि अभी नया नया बना है धुले सोलापुर महामार्ग है और हमें जाना है बीड़ को। इतना अच्छा हाईवे तो अपन गाड़ी भगा रहे हैं 80 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 120 किलोमीटर पर आवर इतनी स्पीड से, और बीच में रास्ते में एक टर्न आ गया और टर्न पे स्पीड लिमिट दिखाई दी 10 किलोमीटर पर आवर। तो पहली बात तो ये कि इतनी इंस्टेंटली हमारी जो व्हीकल है वो कंट्रोल नहीं होगी। अगर उसको एबीएस है तो वो कंट्रोल हो भी गई तो पीछे वाला अगर टाइम पे ध्यान नहीं दे रहा है तो वो आके हमें उड़ा देगा।
मतलब पहिले आपण एकटेच पडणार होतो, आता त्याला घेऊन आपण पडणार, मतलब रोड पे वहां पे एक्सीडेंट के नंबर बढ़ सकते हैं। और ये एक्सीडेंट के नंबर बढ़ेंगे, इसलिए हमें क्या करनी है, स्पीड लिमिट बढ़ानी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं कि टू इंक्रीज स्पीड लिमिट along horizontal curve road। हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखो फर्स्ट ऑप्शन, हम म्यू को इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब फॉर्मूला है ना, वी मैक्स इज इक्वल्स टू रूट ऑफ म्यू इंटू आर इंटू जी। तो अगर अपन यहाँ पे म्यू को अगर इंक्रीज करेंगे तो म्यू के बढ़ने से क्या होगा, वी बढ़ेगी, बराबर है कि नहीं। हाँ यस सर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, ये म्यू को अपन एक पर्टिकुलर वैल्यू के बियॉन्ड नहीं बढ़ा सकते। मतलब ये म्यू की जो वैल्यू होती है नॉर्मली रोड पे हमने मेंटेन की है, उससे ज्यादा अगर बढ़ाएंगे तो हमें रोड पे खड्डे बनाने पड़ेंगे और उनको भरना ही नहीं पड़ेगा। और खड्डों वाला रोड अगर है तो वहां से ट्रैवल करते टाइम आपको मालूम है, एक तो टायर की लाइफ कम होगी, व्हीकल मेंटेनेंस ज्यादा बढ़ेगा, हमारा भी मेंटेनेंस बढ़ेगा। मतलब ये म्यू को इंक्रीज करना ये लॉजिकली करेक्ट नहीं है। उसके बाद में हमने सोचा कि अपन आर को बढ़ाएंगे। आर बढ़ाएंगे मतलब जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है रोड की, उसको बढ़ाएंगे। अब रोड की कर्वेचर बढ़ाना मतलब वहां पे ज्यादा लैंड एक्वायर करनी पड़ेगी, लोग जमीनी देत नहीं। उसके बाद में जो एक्सपेंडिचर बढ़ेगा रोड बनाने के लिए, लेंथ बढ़ रही है इसलिए वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा, तो वो भी प्रैक्टिकली आर को एक बियॉन्ड लिमिट हम बढ़ा नहीं सकते। एंड उसके बाद में बात आती है जी की, तो इसको तो किसी का कोई भी बढ़ा नहीं सकता, चेंज नहीं कर सकता। यानी कि ओवरऑल हमारे पास लिमिटेशन थे हॉरिजॉन्टल कर्व रोड पे स्पीड लिमिट बढ़ाने के लिए। इसलिए हमने क्या किया, हमने पढ़ा फिजिक्स, और फिजिक्स पढ़ने से हमारे दिमाग में बहुत सारी आइडिया आ गई और हमने इतनी क्रिटिकल प्रॉब्लम का एकदम सिंपल सॉल्यूशन बोला, और उसी सॉल्यूशन को हम बोलते हैं एज बैंकिंग ऑफ रोड। बैंकिंग ऑफ रोड, तो क्या होता है बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब बैंक से लोन लेके रोड बनाना, वो होता है कि बैंकिंग ऑफ रोड। रोड का किनारा। वेरी गुड। क्या आगे, क्या रोड का किनारा, उसके आगे क्या, किनारे के आगे क्या, पानी, आयल। यस, किसी को है आइडिया बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब क्या होता है। देखो, बैंकिंग ऑफ रोड का मतलब होता है प्रोसेस टू रेज, किनारा मतलब आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज। प्रोसेस टू रेज आउटर एज ऑफ द रोड ओवर इट्स इनर एज। कितनी सिंपल प्रोसेस है देखो। मतलब कि क्या है कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल रोड है, तो इस रोड को अपन ये दोनों लेयर को एक लेवल पे नहीं रखेंगे। यहाँ पे इस साइड जो लेयर है उसको थोड़ा सा इंक्रीज कराएंगे, मतलब उसकी हाइट हम बढ़ाएंगे, और ये रोड जो वो ऐसे बनेगा। ठीक है, मतलब ये जो टर्न है वो इस तरह से इधर से आ रहा है। अब थोड़ा 3D इमेजिन करो, और यहाँ पे जो है मतलब ये जो आउटर एज ऑफ द रोड है वो इतने हाइट से हमने वहां पे उसको रेज किया है, इंक्रीज किया है। ठीक है, तो इतनी हाइट है रोड की। मतलब एक्चुअल में अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रोड बनाते तो ये इतना ही रोड बनता था, लेकिन हमने क्या किया, उसकी आउटर एज बढ़ा दी। इसलिए ये जो स्लोप है इस तरह का, ये स्लोप ये पूरा का पूरा ऐसे इंक्लाइन रोड हमने बना दिया। फिर से औरंगाबाद के बाहर अगर कहीं पे भी जाएंगे, वेरूल खुलताबाद तो रेगुलर जाते होंगे, तो आप अगर वहां पे देखेंगे तो जहां पे भी टर्न आ रहा है तो वहां पे आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि जो रोड की आउटर एज है ये वाली, वो इनर एज के कंपैरिजन में थोड़ी सी रेस की होती है, मतलब उसको ऊपर उठाया होता है, उसको सर्टेन हाइट से एलिवेट किया होता है। और ये एलिवेट करने से क्या होता है, स्पीड लिमिट बढ़ जाती है। तो ये एलिवेट करने की जो प्रोसेस है इसी को बोला जाता है बैंकिंग ऑफ रोड। एंड यहाँ पे सपोज ये आउटर एज है, ये इनर एज है, जितने एंगल से अपन इसको रेज करेंगे उसको बोला जाता है एंगल ऑफ बैंकिंग। एंगल ऑफ बैंकिंग डिनोटेड बाय थीटा। अब ये एंगल ऑफ बैंकिंग मतलब क्या होता है, ये होता है एंगल मेड बाय सरफेस ऑफ रोड विथ हॉरिजॉन्टल।
मतलब कि ये हॉरिजॉन्टल है, ये सरफेस ऑफ रोड है, तो ये सरफेस ऑफ रोड ने हॉरिजॉन्टल के साथ में जो एंगल बनाया वो बन गया एंगल ऑफ बैंकिंग। समझ में आ रहा है कुछ क्या कर रहे हैं अपन बैंकिंग ऑफ रोड में? यस नो? यस सर। तो अभी सेम पॉइंट से रिलेटेड मेरा और आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बैंकिंग ऑफ रोड में हम करते क्या है ऐसे कि जिससे स्पीड लिमिट बढ़ जाती है। मतलब अभी आगे अपन ये फॉर्मूला डिराइव करने वाले हैं कि मैक्सिमम स्पीड ऑफ अ व्हीकल अलोंग बैंक रोड। अब इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना है। हॉरिजॉन्टल कर्व रोड बोलेंगे तो ऊपर फॉर्मूला देखा था वो, अगर बैंक रोड बोलेंगे तो वहां पे हम यूज करते हैं रूट ऑफ r इंटू जी इंटू टेन ऑफ थीटा। मतलब यहाँ पे म्यू को मैंने इंट्रोड्यूस भी नहीं किया है, निग्लेक्ट कर दिया उसको डायरेक्ट। मतलब रोड को कितना भी स्मूथ बनाएंगे तो भी हमें स्पीड लिमिट का प्रॉब्लम नहीं आएगा, और वहां पे हमने टेन थीटा इंट्रोड्यूस किया है। मतलब रोड को जितना ज्यादा एलिवेट करेंगे उतनी वहां पे स्पीड लिमिट जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये फॉर्मूला है। एंड वहां से अगर हमें एंगल ऑफ बैंकिंग अगर कैलकुलेट करना है तो ये जो एंगल ऑफ बैंकिंग होता है थीटा, इट इज गिवन बाय, इसका फॉर्मूला होता है tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन rg, v स्क्वायर अपॉन rg। ठीक है, ये तो फॉर्मूले हैं, आगे भी आएंगे, यहाँ पे भी समझ में आ गए। अब इससे रिलेटेड मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं फिर से कौन आंसर दे पाता है कि ये बैंकिंग करने से ऐसा क्या हो गया कि जिससे स्पीड लिमिट बढ़ गई। सर वो नीचे करो ना थोड़ा। क्या क्या नीचे करो क्या? हाँ वो फॉर्मूला लिखा। ओके, ये v इक्वल्स टू रूट ऑफ आर जी टेन थीटा है, एंड ये थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ v स्क्वायर अपॉन आर जी है। फिर से लिखो क्या? ओके, तो फिर से मेरा क्वेश्चन क्या है कि ये रोड को हमने बैंक कर दिया, मतलब ये आउटर एज को रेस कर दिया। उसको रेस करने से ऐसे क्या हो गया कि स्पीड लिमिट व्हीकल की बढ़ गई। ये फॉर्मूला कैसे आता है वो तो एकदम सिंपल पार्ट है, उसको अपन डिराइव कर लेंगे। चलो बोलो कमन फास्ट, ऐसे क्या हुआ होगा कि जिससे स्पीड लिमिट बढ़ गई? नहीं आ रहा है? सर वो थोड़ा सा अगर बड़ा किया तो थीटा बढ़ेगा, और थीटा बढ़ेगा तो वी भी बढ़ेगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। वेरी गुड, लेकिन मैं फॉर्मूले की बात ही नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूले को बाजू में रहने दो। फॉर्मूला तो हमने बैंकिंग के ऊपर से डिराइव किया। आपका कंक्लूजन बरोबर है कि थीटा बढ़ गया तो वी बढ़ जाएगा। तो यहाँ पे मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल कैसे हो रही है, ये मेरा क्वेश्चन था। ठीक है, अब उसके लिए सुनो, ज्यादा मतलब नहीं आएगा उसके ऊपर सोचने की बात भी, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन करता हूँ। देखो होगा क्या कि यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया रोड का, और उसकी आउटर एज हमने इस तरह से रेस कर दी थी, और ये एंगल ऑफ बैंकिंग जो है ये बन गया थीटा। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये व्हीकल है, और ये व्हीकल में ये सामने के साइड में ये ड्राइवर दिख रहा है। इससे आपको समझना है कि व्हीकल ऊपर से नीचे नहीं जा रही है, वो हमारी तरफ आ रही है, प्लेन ऑफ पेपर से बाहर आ रही है। तो इस पर्टिकुलर केस में हम इन जनरल थोड़ी सी मतलब यहाँ पे फोर्सेस की बात अगर करेंगे तो सबसे पहले ये व्हीकल का जो वेट होगा mg, ये डाउनवर्ड एक्ट होगा। देन कल मैंने बोला था कि जो सरफेस होता है वो कंपलसरी नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करता है, एंड ये नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होती है। मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये वर्टिकल के साथ में यहाँ पे एंगल थीटा बनाता है। देन यहाँ पे व्हीकल को सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है फ्रिक्शनल फोर्स, वो इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, यानी कि ये भी हॉरिजॉन्टल के साथ में थीटा इतना एंगल बनाएगा। अब मैं यहाँ पे ये भी अगर इसको नॉर्मल को बैलेंस करने के लिए कंपोनेंट ड्रॉ करूंगा तो यहाँ पे ये थीटा बन जाएगा। अब हम सिंपल वेक्टर का यहाँ पे रिलेशन यूज करने वाले हैं कि थीटा का एडजेसेंट कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा। तो ये अगर mg है तो इस डायरेक्शन में कौन आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा mg cos थीटा। देन ये थीटा अगर यहाँ पे है तो यहाँ पे कौन आएगा, यहाँ पे आएगा n cos ऑफ थीटा। लेकिन हॉरिजॉन्टल के अलोंग अगर मुझे नॉर्मल का कंपोनेंट लेना है तो ये बनेगा n sin थीटा, एंड ये फ्रिक्शनल फोर्स का अगर कंपोनेंट लेना है
तो ये बनेगा एफ कॉस ऑफ थीटा। देखो डायग्रामेटिकल अरेंजमेंट समझ में आ रही क्या? सर ये मुझे नहीं समझा आपने क्या किया। ठीक है, बाद में फिर से एक बार देखो, नहीं क्लियर होता मैं फिर से बोलता हूँ, ठीक है। अगर हॉरिजॉन्टल रोड होता तो क्या होता, देखो कि ये व्हीकल होती यहाँ पे, और ये व्हीकल के ऊपर एक्ट होने वाले फोर्सेस कौन कौन होते हैं? एक तो उसका वेट mg डाउनवर्ड एक्ट होता, एंड यहाँ पे जो नॉर्मल है वो ऊपर एक्ट होता, एंड ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये इस डायरेक्शन में एक्ट होता जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। ये हॉरिजॉन्टल रोड की कंडीशन हो गई। ये तो क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि ये आउटर एज को थोड़ा सा यहाँ पे रेस कर दिया है, इसको ऐसे उठा दिया तो ये इंक्लाइन सरफेस बन गया, वही यहाँ पे ड्रॉ किया है। कंडीशन वही है कि इसका जो वेट होगा mg तो नीचे ही एक्ट हो रहा है, जो नॉर्मल रिएक्शन है सरफेस को नॉर्मली एक्ट हो रही है, फ्रिक्शनल फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। बस मैंने यहाँ पे जैसे वेक्टर के कंपोनेंट लेते हैं उसके अकॉर्डिंग कंपोनेंट लिए, तो वर्टिकल के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन का कंपोनेंट आ गया n cos थीटा, हॉरिजॉन्टल के डायरेक्शन में कंपोनेंट आ गया n sin थीटा, फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट आ गया f cos थीटा। तो इन दोनों डायग्राम के कंपैरिजन से मुझे बस आपको एक लास्ट पॉइंट कंक्लूड करना है। अभी हम एनएलएम पढ़ेंगे ना तो ये फोर्सेस के रिजोल्यूशन और क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे बस कंपैरिजन के लिए आपको याद रखना है कि बैंकिंग करने से ऐसा क्या हो गया कि रोड पे स्पीड लिमिट इंक्रीज हो गई, इसका आंसर आने वाला है। कंडीशन क्या है देखो, यहाँ पे मैं लिख के देता हूं कि अलोंग horizontal curve road, along horizontal curve road, centripetal force is provided by frictional force only। यानी डायग्राम से हम देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल्स टू रहेगा फ्रिक्शनल फोर्स। ये तो अपन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये पॉइंट क्लियर है सबको? यस सर। लेकिन अगर ये इंक्लिनेशन करने के बाद आप अगर ध्यान से देखेंगे कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करना है, तो उसको प्रोवाइड करने के लिए यहाँ पे ये फ्रिक्शनल फोर्स का कंपोनेंट F cos थीटा तो है ही है, लेकिन उसके साथ यहाँ पे हमने ये रोड को इंक्लाइन करने से क्या कर दिया, ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी, ध्यान से सुनो, ये जो नॉर्मल रिएक्शन थी उसका कंपोनेंट हमने सेम जिस डायरेक्शन में सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड था उसी डायरेक्शन में बेंड कर दिया। समझ में आ गया? यानी अब मैं क्या लिख सकता हूं, इन केस ऑफ बैंक रोड, centripetal force is provided by, कौन कौन है अब यहाँ पे, F cos थीटा मतलब फ्रिक्शनल फोर्स है, उसके साथ साथ यहाँ पे N cos थीटा भी आ गया। अब यहाँ पे N जो है अगर डायग्राम में देखेंगे तो ये N इज इक्वल्स टू होता है mg cos ऑफ थीटा, यानी नॉर्मल रिएक्शन में मास इन्वॉल्व है। तो इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या किया, देखो कि जो व्हीकल टर्न लेने वाली है उसके ही मास के एक फोर्स को, जिसको अपन नॉर्मल रिएक्शन बोलते हैं, उसको बेंड कर दिया सेंट्रीपिटल फोर्स के डायरेक्शन में। यानी कि अब हमारी सेंट्रीपिटल फोर्स की जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो पूरी की पूरी ये दोनों मिला के फुलफिल करने वाले हैं। यानी हम टर्न लेते टाइम अगर हमने स्पीड को बढ़ाया तो स्पीड को बढ़ाया मतलब कौन बढ़ेगा, mv²/r, इसकी रिक्वायरमेंट बढ़ेगी, एंड इसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल करने के लिए हॉरिजॉन्टल रोड पे सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स हुआ करता था, अब यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स के एडिशन में नॉर्मल रिएक्शन भी ऐड हो रही है। दैट्स व्हाई जो बैंक रोड होता है वहां पे स्पीड लिमिट ऑफ द व्हीकल इंक्रीज होती है। क्लियर? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे हमने ये एप्लीकेशन देखा है आज, जिसको अपन बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। उसमें दो कंडीशन देखी हमने, मैक्सिमम स्पीड ऑफ ए कार अलोंग हॉरिजॉन्टल कर्व रोड जिसमें v = r/√μ(rg), उसके बाद में बैंकिंग करने के बाद
स्पीड लिमिट बढ़ के बनती है रूट ऑफ RG tan थीटा एंड बैंकिंग ऑफ रोड इज गिवन बाय थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ V स्क्वायर अपॉन RG। तो आज के SBT में जो है इन फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, आ सकते मतलब आने वाले हैं, ठीक है। तो ये थ्योरी जो है एकदम अच्छे से पॉइंट टू पॉइंट रीड करो, सारे पॉइंट मैंने यहाँ पे लिख के दिए हैं, PDF भी मैं ग्रुप पे सेंड कर देता हूँ, और उसको प्रिपेयर करने के बाद जो फॉर्मूले है उसमें वैल्यू रैंडमली पुट करके सॉल्व करने का ट्राई करो, मन से एग्जाम्पल क्वेश्चंस बना के, एंड सिमिलर टाइप के क्वेश्चन आपको SBT में देखने वाले हैं, ठीक है। अब ये हो गई बात 4 व्हीलर्स की, 6 व्हीलर्स की, लेकिन मैंने पहले ही बोला था कि साइकिल एंड मोटरसाइकिल मतलब 2 व्हीलर्स की केस में सेम एप्लीकेशन का एग्जांपल एप्लीकेबल नहीं है। ये क्यों एप्लीकेबल नहीं है कि अगर साइकिल या फिर मोटरसाइकिल के एग्जांपल देखेंगे तो वहां पे अगर हमने रोड को बैंकिंग नहीं भी की है तो वहां पे जब टर्न लेना है, जैसे आपने भी प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस किया होगा कि हम बाइक पे स्पीड से जा रहे होते हैं, सडन टर्न आता है और हमें वो टर्न पहले से समझ में नहीं आता है, तो वहां पे अपन ब्रेक्स अप्लाई करते हैं, और हमें अगर समझ में आ गया कि ब्रेक से स्पीड कंट्रोल नहीं होती है तो हम ये हॉरिजॉन्टल के साथ खुद को क्या करते हैं, थोड़ा सा बेंड करते हैं। होता है कैसे? यस नो देवेश? हो सर, करतो आपण। तो यहाँ पे हमने क्या किया, वर्टिकल के साथ में जो इंक्लिनेशन बनाया था थीटा, वो वही काम कर रहा है जो रोड की बैंकिंग करती है। मतलब यहाँ पे भी क्या होगा कि पहले फ्रिक्शनल फोर्स तो यहाँ पे एक्ट होता ही था, अब ये नॉर्मल रिएक्शन का जो कंपोनेंट होगा n sin थीटा, ये भी इस डायरेक्शन में एक्ट होता है, दोनों मिला के हमें सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करते हैं, इसलिए टर्न वहां पे कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्सेस, that is maximum speed of a car along horizontal road and banking of road। अब banking of road से related ये इक्वेशन आते कैसे, उसके डेरिवेशनल पार्ट एंड कोनिकल पेंडुलम का जो एप्लीकेशन है वो हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बिफोर दैट इसको जो है ठीक से प्रिपेयर करना है। क्लियर? चलो, थैंक यू।